हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस में से चैप्टर नंबर 5। आपकी जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, मैं उसमें से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। तो आज हम ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे। शुरू के 4 चैप्टर्स जो हैं साइंस के, उनकी वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है कि कैसे प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं। एसएसटी और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो पूरे डिटेल वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया है बच्चों, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी वीडियोस पहले मिल जाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे अराउंड बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। छोटे से छोटा चेंज से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपने आइस निकाल के रखी फ्रिज से बाहर, तो थोड़ी देर में वो मेल्ट होने लग गई। आप सब्जियां लेकर आए बाजार से, कुछ दिन तक वो फ्रिज में अच्छी रहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो ख़राब होनी शुरू हो गई। या फिर आपने देखा आपके प्लांट, एक पहले आपने देखा वो छोटा था, आपने कुछ टाइम के बाद देखा तो बड़ा हो गया। तो इस तरह के चेंजेस हमारे अराउंड होते रहते हैं। सो ये देखो, ये बच्चा क्या बोल रहा है। आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर अगो, इट हैज़ नाउ बिकम वाटर। आधे घंटे पहले मैंने आइस का क्यूब रखा था, अब वो पानी बन गया। लड़की क्या बोलती है। अ बर्ड दैट आई सॉ येस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट हैज़ बिकम अ फ्लावर टुडे। वो बोलती है जो मैंने कल ही देखी थी इस रोज़ प्लांट पे, कल आज वो फ्लावर बन गई है। तो मतलब हमारे अराउंड कंटिन्यूसली कोई ना कोई चेंज होता ही जा रहा है। हमें वो चेंज होते हुए नहीं दिखता, जब वो चेंज हो जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है। ये थर्ड में क्या है। द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज़ नॉट कोल्ड एनी मोर। अब जो पानी आपने बॉटल बाहर निकाल के रखा फ्रिज से, उसके अंदर पहले ठंडा पानी था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गर्म हो गया। तो ये भी एक चेंज हुआ। Yesterday I saw some brown spots on the banana, but today it has more brown spots and a strong smell. आपने देखा होगा जब आप बनाना को 2-4 दिन तक रखते हैं बाहर ही, तो उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं और उसकी स्मेल भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब फिर वो थोड़ा सा गलने लगता है ना, तो उसके अंदर वो केमिकल चेंजेस होने लगते हैं फ्रूट के अंदर। So these students are describing some changes. What kind of changes are they talking about? तो वो टॉक कर रहे हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। अब जो बनाना वगैरह में चेंज हुआ तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज। ठीक है, जो प्लांट था वो बड़ा हुआ, फ्लावर बना, वो फिजिकल चेंज हुआ। राइट, तो इस तरीके से चेंजेस हमारे हो रहे हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यू माइट हैव ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। आपने देखा होगा आपके अराउंड बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल नंबर 5.1। तो ये टेबल हमें नीचे दिया है, इसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस बताए हैं जो हमारे अराउंड हो रहे हैं। यू मे नोटिस दैट समथिंग इज चेंजिंग इन ईच केस। हर केस में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंजेस इन ईच केस। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.1। तो आपको चेंज देखना है, फिर आपको ऑब्जर्व करके लिखना है कि क्या चेंज हो रहे हैं, है ना। तो ये देखो, आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने चेंज बताए हैं, जैसे मेल्टिंग आइस क्यूब, चॉपिंग वेजिटेबल, बॉइलिंग वाटर। तो आपको बताना है ये कैसे चेंजेस हुए हैं। ठीक, तो फर्स्ट लेते हैं मेल्टिंग आइस क्यूब्स। सो इसमें क्या है, आइस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इट इज़ अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, रिवर्सिबल क्यों बोला हमने, क्योंकि अगर आप उस पानी को दोबारा से आइस बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ठीक, सेकेंड आया चॉपिंग वेजिटेबल्स। चॉपिंग मतलब वेजिटेबल्स को कट करना। साइज एंड शेप ऑफ वेजिटेबल चेंज। इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है, वेजिटेबल का साइज छोटा हो रहा है और उसमें उसकी शेप चेंज हो रही है। इट इज़ फिजिकल चेंज। ये एक फिजिकल चेंज है, मतलब हमें दिख रहा है, बाहर से ही चेंज हो रहा है इसमें उसकी शेप और साइज़ में। एंड इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल मतलब जिसको आप दोबारा से वैसा नहीं कर सकते। तो आप दोबारा से वो छोटे छोटे पीसेस को पूरा कॉलीफ्लावर नहीं बना सकते। अगर आपने आलू को काट दिया है तो वो पीसेस ही रहेंगे, वो दोबारा आलू नहीं बनेगा। बॉइलिंग वाटर थर्ड। वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। तो इसमें क्या है, वाटर जो है स्टीम में चेंज हो जाता है। ओके, और ये रिवर्सिबल चेंज है, वो फिर से स्टीम बन के वाटर बन के नीचे आ जाता है।
लास्ट आया मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। आपने देखा होगा मक्के के दाने होते हैं जिसको हम कुकर में डाल देते हैं और ढक देते हैं तो उससे पॉपकॉर्न्स बन जाते हैं। तो कॉर्न चेंजेस इट शेप एंड फॉर्म, वो अपनी चेंज कर लेता है शेप एंड फॉर्म। तो एक केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल है। आप दोबारा उस कॉर्न पॉपकॉर्न से कॉर्न नहीं बना सकते। फिफ्थ, कटिंग अ पीस ऑफ पेपर। आपने पीस ऑफ पेपर काट दिया, उसका साइज एंड शेप चेंज हो गया, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। आप दोबारा उसको पेपर नहीं बना सकते और ये फिजिकल चेंज है। सिक्स, एडिंग बीटरूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर। आपने बीटरूट का जो पानी था एक्सट्रैक्ट लिया और उसको पानी में डाल दिया तो वाटर का कलर रेड कलर का हो गया, ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट आपका आया बर्निंग वुड, जलती हुई लकड़ी। तो वुड जब जलती है तो वो ऐश बन जाती है और स्मोक बन जाती है। ये क्या हुआ, केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल चेंज है, आप इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। फिर ड्राइंग वेट क्लोथ्स से इसमें क्या हुआ, जब क्लोथ्स गीले थे वो सूख गए तो पानी इवेपोरेट हो गया और ये आपका एक फिजिकल चेंज हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आई। हम आगे चैप्टर में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नाइन्थ है मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। आपने आटा लिया और उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना दी तो इसमें सिर्फ शेप चेंज हुई, तो फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि उस आटे की अब आप गोल गोल के बाद रोटी बनाओगे, है ना। अभी तो आपने बॉल्स बनाई हैं। फिर रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीस। लो नेक्स्ट वही आ गया, आपने डो को चपातीस बना दिया तो इसमें भी चेंज इन शेप हुआ, फिजिकल चेंज है और ये भी रिवर्सिबल चेंज है। फिर एनी अदर चेंज जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया तो इसमें क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस बन गया जो कि है रस्ट। ये केमिकल चेंज है और ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, जब रस्ट लग जाता है वो इरिवर्सिबल होता है। Now you might have noticed that these changes could be in size, shape, smell or other property of a substance or object. तो आपने देखा होगा जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये साइज में, शेप में या उसकी स्मेल में हो रहे हैं। Can you think of some other changes that happen in your surroundings? Make a list of those changes too. तो आप कुछ और चेंजेस अगर आपने अपने अराउंड देखे हैं तो आप उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। We observe the changes occurring around us with the help of our senses of sight, smell, touch, hearing and taste. आपको पता है हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, आँखें, कान, टंग, नाक और आपकी स्किन और आपके जो कान हैं। ठीक, तो इन्हीं की मदद से आप चेंजेस देखते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो आपको देख के समझ में आते हैं, कुछ चेंजेस आपको स्मेल करके समझ में आते हैं, कुछ आप टच करके, या कुछ चेंजेस आपको सुनने में अलग अलग समझ में आ जाता है। कुछ चीज़ों को आप टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट शायद ख़राब हो रहा है। तो अभी ये लड़की बोल रही है कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज। क्या आप इन चेंजेस को कैटेगरीज में बना सकते हैं, जैसे अलग अलग कैटेगरीज के चेंजेस हो गए। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आया हमारा अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। तो सब्सटेंस उसकी अपीयरेंस चेंज हो सकती है, ठीक है। अपीयरेंस मतलब उसको जो जैसी वो दिख रही है वो चेंज हो सकती है लेकिन वो सेम रहता है। कैसे? लेट अस क्रिएट एंड डिस्कस। क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विथ पेपर। आपने कुछ पेपर की शीट्स ली, आपने उनको फोल्ड किया, जैसे आप ऑरिगेमी करते हैं, आप उससे नई नई चीज़ें बनाते हैं, चिड़िया बना दिया, मेंढक बना दिया या टिपी टिपी टॉप बना दिया। सो डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को अनफोल्ड करते हैं तो आपको अपना पेपर मिल जाता है ना। हाँ, नेक्स्ट आया आपका प्लेइंग विद द बलून। आप बलून के साथ खेल रहे हैं। टेक अ बलून एंड इन्फ्लेट इट। आप एक बलून लो और उसको फुला लो। इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलाना। नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर एस्केप आउट। आप अपना जो अपने पकड़ रखा है उसको, बैलून का माउथ जहाँ से फुलाए तो उसको छोड़ दो तो आपकी सारी हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। डू यू गेट द अनइन्फ्लेटेड बलून बैक। हाँ, आपको आपका बलून वापस मिल गया जैसा आपका पहले था। टेक अनदर बैलून, इन्फ्लेट इट एंड ग्रिप द ओपनिंग टाइटली। नाउ प्रिक इट विद अ पिन। अब क्या करना है आपको, फिर से बलून लेना है, उसको फुलाना है और फिर उसको अब टाइट से पकड़ के और उसको प्रिक कर देना है। प्रिक करोगे तो क्या होगा, वो फूट जाएगा। अब आपको वही बलून वापस मिलेगा। व्हाट हैपन्स, विल यू बी एबल टू गेट द अनइन्फ्लेटेड बलून बैक। हाँ, आपको बलून तो वही मिल जाएगा, बस आप उसको दोबारा फुला नहीं सकते। उसका मटेरियल सेम रहेगा, रबड़ का बलून रहेगा, वैसा ही रहेगा, राइट, बट आप उसको फुला नहीं सकते, उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई। ठीक, नेक्स्ट, क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू पाउडर। एक चॉक का पीस लो, उसको पाउडर में पूरा का पूरा पीस दो। कैन यू गेट द चॉक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर। नहीं, आपको चॉक पीस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो जो चॉक का मटेरियल है वो तो वो सेम रहेगा।
तो ये तीनों एग्जाम्पल से हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये सब्सटेंस थे तीनों, पहले हमने पेपर लिया, उसकी चीज़ें बनाई, अनफोल्ड किया तो पेपर मिल गया, फिर हमने बलून लिया, उसको प्रिक करा लेकिन बलून सेम रहा, फिर हमने चॉक के पीसेस को क्रश किया। तो इसमें जो सब्सटेंस है, जो मटीरियल है, वो तो सेम रहा ना, लेकिन उनकी अपीयरेंस चेंज हो गई, उनकी शक्ल चेंज हो गई, राइट। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए बी एंड सी? क्या आपने कोई सिमिलैरिटी देखी तीनों में? क्या था? ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस मटीरियल सच एज पेपर, रबर शीट ऑफ द बलून एंड द चॉक रिमेन द सेम। वो कह रहे हैं जो मटीरियल थे ना इन सब चीज़ों के, वो सेम रहे, दो देयर अपीयरेंस, शेप और साइज मे हैव चेंज। जबकि उनकी जो अपीयरेंस थी, उनकी शक्ल थी, वो चेंज हो गई, उनकी शेप, साइज, वो सब चेंज हो गया। You may also recall from the grade 6 science textbook Curiosity that water can exist in different states, solid, liquid and gas, सबको पता है, and can change from one state to another, ये भी सबको पता है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। So in all these cases, although we observe a change in appearance, to new substance, no new substance is formed. अपीयरेंस में उसकी चेंज हो चुका है लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, राइट। सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ये डेफिनेशन है फिजिकल चेंजेस की, इसको अंडरलाइन कर लेना और लर्न कर लेना। चेंजेस जिसके अंदर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है किसी भी चीज़ की, शेप हो गया, साइज हो गया या उसकी स्टेट हो गई, तो उन चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक। अब नेक्स्ट आया हमारे पास, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। तो ऐसा भी हो सकता है क्या, सब्सटेंस जो है अपीयरेंस में तो चेंज हो रहा है लेकिन वो सेम भी नहीं रहा, वो कुछ और ही बन गया। तो ये कैसा होगा, अब देखते हैं। टेक 2 ग्लास टम्बलर्स, अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल, कोई स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लो या ग्लास का ग्लास ले लो जिसमें से आपको दिखता रहे, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मार्क देम एज ए एंड बी। फिल 1/4 ऑफ अ ग्लास टम्बलर ए विद टैप वाटर एंड 1/4 ऑफ अ ग्लास टम्बलर बी विद लाइम वाटर। एक ग्लास में आप 1/4 पानी डालेंगे और दूसरे में आप लाइम वाटर डालेंगे। नाउ ब्लो एयर इनटू ईच ग्लास टम्बलर वन एट अ टाइम यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉज एंड ऑब्जर्व देम। अब स्ट्रॉ लो, स्ट्रॉ होता है ना पाइप, उससे आप एयर ब्लो करो, दोनों में अलग अलग स्ट्रॉ यूज़ करोगे और पानी पी मत जाना, ठीक है। ये सब करते करते, ये देखो ये बच्चा है, इसने स्ट्रॉ लिया है, ग्लास टम्बलर, इसमें एक वाटर है और दूसरे वाले में लाइम वाटर है और वो एयर ब्लो कर रहा है। तो क्या आपको कोई चेंज नज़र आया? इन ग्लास टम्बलर ए, ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट बबल्स ओनली एंड देयर इज़ नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ वाटर। तो जब आप पानी के अंदर फूंक मारेंगे तो सिर्फ उसके अंदर बबल्स आएंगे, है ना, बुड़बुड़ बुड़बुड़ की आवाज़ आएगी और बबल्स आएंगे, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होगा अपीयरेंस ऑफ वाटर में। लेकिन टम्बलर बी में क्या होगा, जब आप एयर ब्लो करेंगे लाइम वाटर में तो बबल्स क्रिएट होंगे एंड उसकी वजह से जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की या फिर क्लाउडी हो जाएगा। तो लाइम वाटर क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में मिला देते हैं ना, वो लाइम वाटर होता है। तो अब जब आपने उसके अंदर एयर ब्लो करी, मतलब आपने उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो क्लाउडी या फिर मिल्की हो जाएगा जो मिक्सचर है। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अ न्यू सब्सटेंस जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो बन जाएगा, राइट, न्यू सब्सटेंस बन गया। तो ये चेंज कैसा हुआ आपका, ये केमिकल चेंज हुआ क्योंकि इसके अंदर एक नया सब्सटेंस ही बन गया। नाउ इफ़ वी लीव इट फॉर सम टाइम, अ वाइट सब्सटेंस सेटल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर। उसको अगर आप अब ऐसे ही छोड़ दोगे तो एक वाइट कलर का सब्सटेंस, कुछ पाउडर टाइप सा, आपको ग्लास के बॉटम पे मिल जाएगा, इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज़ फॉर्म्ड। Such changes in which one or more new substances formed are called chemical changes. तो ये आपके chemical changes की definition हो गई। क्या? changes जिसके अंदर एक या फिर कोई ज़्यादा, एक से ज़्यादा नया substance बन जाता है, उसको chemical change कहते हैं। New substance are formed through a process called chemical reaction. और जो नया substance बनता है ना बच्चों, वो chemical reaction से बनता है। आपने इस केस में देखा chemical reaction हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीद आउट, जो आपने एक्सेल करी, उसने रिएक्ट किया लाइम वाटर के साथ एंड फॉर्म्स अ न्यू वाइट कलर सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। वो नीचे जाके इकट्ठा क्यों हो गया, क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, मिक्स नहीं होता,
इनसॉल्युबल मतलब जो चीज़ मिक्स नहीं होती। Therefore, the liquid in the bottle appears milky, इसलिए वो मिल्की मिल्की क्लाउडी सा लगने लगा, वाइट वाइट कलर का। Along with this, a small amount of water is also formed. इसके साथ थोड़ा सा पानी भी बनता है इस केमिकल रिएक्शन में। This formation of a new substance indicate chemical change. The chemical reaction involved in this change can be represented in a short form as a chemical equation. तो अब हम आपको एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू बताएंगे, मतलब क्या कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्ट किए और कौन सा सब्सटेंस नया बना, राइट, कौन सा केमिकल चेंज हुआ। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो हमारा लाइम वाटर था, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, इनसॉल्यूबल इन वाटर था, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है जो कि पानी में मिक्स नहीं होता। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। सो इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो जो लाइम वाटर है वो उसकी वजह से मिल्की हो जाता है। लेट अस एक्सप्लोर दिस विद अनदर एक्टिविटी यूजिंग सम सब्सटेंस फ्रॉम आवर किचन। अब किचन से देखते हैं कुछ सब्सटेंस से आपको और एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। टेक अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर या तो नींबू पानी, नींबू लेमन जूस होता है ना, वो डालो, उसकी कुछ बूंदे, या फिर आप विनेगर डाल दो। विनेगर सबको पता है, सबके घर में सिरका होता है, नूडल्स में भी डलता है विनेगर। नाउ ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबके घर में होता है, केक बनाने के भी काम आता है, या फिर किसी चीज़ को जल्दी से बॉईल करना हो हमें तो मम्मी उसमें बेकिंग सोडा डाल देती हैं। सोडियम बेकिंग सोडा होता क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको पता है किसी भी चीज़ में जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसके अंदर एफरवेंसेस आते हैं, मतलब बबल्स आने लगते हैं। सो यू वुड हियर अ फिजिंग बबलिंग साउंड एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग। सो आपको ऐसा दिखेगा कि एकदम पुर सर ऐसे करके आवाज़ आएगी और एक बबलिंग साउंड निकलेगी और उसके अंदर से बबल्स निकलते हुए दिखेंगे आपको। आपने देखा होगा ना, जब आप लिम्का या किसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लाते हो उसको ज़ोर से हिलाते हैं तो उसके अंदर से एकदम एफरवेंसेस आते हैं, मतलब बबल्स आने लगते हैं ना। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब ये जो गैस निकल रही है ना, इसको तुरंत जो आपने फ्रेश लाइम वाटर बना के रखा है उसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो लाइम वाटर आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर बना के रखा हुआ है, उसके अंदर ये वाली गैस डाल दो जो बनी इसमें, ठीक है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो मिल्की हो गया। तो अब आपको क्या पता चला कि जो गैस निकली वो कौन सी होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द गैस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो जब आपने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया था पहली बार टेस्ट ट्यूब में, उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द गैस फॉर्म्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड यूजिंग 2 small used bottles instead of test tubes and a flexible straw as shown in the figure। ये देखो, इन्होंने साइड पे तो 2 बॉटल्स ली हुई हैं और उसको पाइप से जोड़ के रखा हुआ है, राइट, ताकि उसके अंदर जो गैस बने वो पाइप से सीधा स्ट्रॉ से दूसरी बॉटल में आ जाए। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप इस तरीके से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। छोटी छोटी बिस्लरी की बॉटल्स आती है ना, उसके अंदर देखो, यहाँ टेस्ट ट्यूब में एक में लाइम वाटर है, एक में आपने विनेगर और बेकिंग सोडा डाला जिसके अंदर से बबल्स उगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और फिर वो दोनों कनेक्टेड हैं ट्यूब्स, तो उसके अंदर गया और दूसरी ट्यूब के अंदर वो मिल्की हो गया लाइम वाटर। Since the new substance carbon dioxide is formed in this reaction, we say that chemical change has occurred here well. It can be presented as, अब आपको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में दिखा रहे हैं। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, ठीक ना। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर। अब आप बेकिंग सोडा वाटर में डालो, पहले आपने क्या लिया था, नींबू का रस लिया था, राइट। अब आप उसकी जगह पानी लो, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालो। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन। अब क्या आपको कोई बबल फॉर्मेशन दिख रहा है इसके अंदर। इज दिस अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। तो ये चेंज जो होगा ये कैसा रहेगा आपको बताना है। तो जब हम पानी में मिक्स करेंगे ना बेकिंग सोडा, तो वो बेकिंग सोडा डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में और एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा।
ये फिजिकल चेंज होगा इसके अंदर, एंड ये रिवर्सिबल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप पानी को इवेपोरेट कर सकते हैं और आपको बेकिंग सोडा आपको बैक मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपने इसमें कोई भी एसिड नहीं डाला, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। हम उन प्रोसेस के बारे में जानेंगे जिनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट आपका आया रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना आयरन पर। सो इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू स्टडीड इन चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, आपने उस चैप्टर में पढ़ा था ना, उसमें प्रॉपर्टी मैंने बताया था, जब आयरन को वाटर और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं तो उसके अंदर आयरन ऑक्साइड बन जाता है जो कि रस्ट कहलाता है। ठीक है, a new brown colored substance called rust is formed. Thus, rusting is also a chemical change because it involves the formation of new substance iron oxide. तो रस्टिंग भी क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ये देखो, आपको ये पिक्चर में दिखाया है रस्टेड आयरन नेल्स। ये आपकी कीले हैं जिनके अंदर रस्ट लग चुका है, ब्राउन हो चुकी हैं, तो ये ज़्यादा किसी काम की नहीं रही अब। दूसरा प्रोसेस आया आपका कंबशन। तो कंबशन क्या होता है? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था तो एकदम से वाइट लाइट आई थी, राइट? तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन लर्नड इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कैन यू प्रिडिक्ट इफ दिस इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज? जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसके अंदर एक नया सब्सटेंस बन रहा है। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। वी ऑब्जर्व दैट हीट एंड लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन। तो जब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अपना मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसके साथ जब वो जला तो हीट भी आई, क्योंकि जलने पे हीट आती है, गर्म होता है, और लाइट भी आई। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे इसकी। मैग्नीशियम है, जब वो ऑक्सीजन से एयर में ये बर्न हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हीट प्रोड्यूस हुई और लाइट आई। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। ये आपकी कंबशन की डेफिनेशन है, इसे लर्न कर लेना। कंबशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको कंबशन कहते हैं। सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबशन रिएक्शन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एट्सेट्रा, ये ऑल क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, क्योंकि ये कंबशन करते हैं। Let us find out whether the presence of oxygen is essential for combustion. अब हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ जब जलती है और रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, तो क्या उसके अंदर ऑक्सीजन ज़रूरी है? आइए इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा। आप 2 कैंडल्स ले लीजिए, मोमबत्ती, और उसको अलग अलग जगह पे रख दीजिए। पेट्री डिशेस मतलब ऐसे गोल सी ग्लास की डिशेस होती है, उसके ऊपर रख दो। Now cover one of these with a glass tumbler as shown in the figure 5.6b. एक के ऊपर आप उल्टा करके ग्लास रख दो। Now what will happen to the candle flame in the 2 cases? तो बच्चों, जो पहले वाली फिगर है जिसके अंदर कैंडल जल रही है और कोई ग्लास नहीं है, तो वो कैंडल जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है। दूसरी जगह आपने उसके ऊपर उल्टा करके ग्लास रख दिया, तो अब क्या हुआ? उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो गई। जितनी ऑक्सीजन वहाँ पे उस ग्लास में उस टाइम पे होगी वो यूज़ हो जाएगी और तब तक कैंडल जलेगी। अदरवाइज उसके बाद जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो कैंडल बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन असेंशियल है। वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट वॉज नॉट कवर्ड कंटिन्यूज टू बर्न, वेयर एज द कैंडल दैट वॉज कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। वाई डज दिस हैपन? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको रीड करते हैं। Since the candle covered by glass tumbler does not have a continuous supply of air, the flame gets extinguished soon. Flame extinguished का मतलब बंद हो गई। The component of air that support combustion is oxygen. तो एयर में ऑक्सीजन होती है जो कि कंबशन को सपोर्ट करती है। This can be confirmed by presence of carbon dioxide in the glass tumbler inverted on the candle. अब क्वेश्चन आता है
कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि उस जो आपने ग्लास टम्बलर रखा उल्टा करके उस कैंडल के ऊपर, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। सो यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन द पेट्री डिश। आपको पता है लाइम वाटर के साथ क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वो मिल्की हो जाता है, तो you will notice that it turns milky. This carbon dioxide was formed by carbon from the wax and the oxygen from the air. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी कैसे, उस टम्बलर के अंदर जो कार्बन था वो हमारा वैक्स से मिला और जो ऑक्सीजन थी ऑलरेडी जितनी प्रेजेंट थी वो यूज़ हो गई। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो वो सिर्फ इतना प्रूव करना चाहते हैं कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। कोई भी चीज़ आप जब जलाएंगे तभी जलेगी जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमको, इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आ गया। नाउ साइंस एंड सोसाइटी। इफ़ अ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर। अब अगर किसी आदमी पे कोई फायर कैच कर जाती है, जैसे दिवाली के टाइम में अक्सर हो जाता है, तो आप क्या करें, तो आपको उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म करनी है, जो वो बंदा जल रहा है, तो क्या कर सकते हैं, एक मोटा सा ब्लैंकेट लीजिए, कंबल लीजिए और उसको उस आदमी के ऊपर फेंक दीजिए ताकि तुरंत उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो और वो आग अपने आप बंद हो जाएगी। सो रैप अ ब्लैंकेट और अ क्लॉथ अराउंड द पर्सन। इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। तो एयर की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और फायर जो है वो बंद हो जाएगी। सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लॉथ शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट अ फायर एज दीज कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन। और वो कह रहे हैं आप सिंथेटिक ब्लैंकेट नहीं यूज़ करोगे या कोई क्लॉथ भी नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि क्या होता है वो आपकी स्किन के साथ चिपक जाती हैं, वो स्टिकी हो जाती हैं, तो वो तो और नुकसान पहुंचा देगी उस इंसान को। नाउ वी विल रीड फैसिनेटिंग फैक्ट्स। नेचर्स वंडर्स। You might have seen some insects emitting light in a garden और a field in late evenings। आपने देखा होगा घर के आसपास अपने जंगल में ज़्यादातर होता है या जहाँ गार्डन्स होते हैं वहाँ होता है। जुगनू देखे होंगे आपने। जुगनू जो होते हैं वो रात को लाइट एमिट करते हैं, ग्रीन कलर की लाइट निकलती है उसके अंदर से, येलो ग्रीन कलर की। These insects are called fireflies and their light is produced by a chemical change। तो उन इंसेक्ट्स का नाम क्या है, फायरफ्लाइज होता है, और उनमें जो लाइट आती है वो कैसे आती है, एक केमिकल रिएक्शन की वजह से आती है, उनके अंदर कोई बल्ब नहीं लगा हुआ है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है बेटा, बायो का मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग थिंग्स में, है ना, और ल्यूमिनेसेंस का मतलब लाइट जलना। तो ऐसे वाले इंसेक्ट्स जो होते हैं इन्हें बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये आप डेफिनेशन इसकी लर्न कर लेना, ये आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन। तो कंबशन के लिए क्या सिर्फ एयर ही चाहिए। वी लर्नड अबव दैट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए और साथ में ऑक्सीजन होनी चाहिए। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर। सो वॉट एल्स इज नीड टू स्टार्ट कंबशन। अब वो कह रहे हैं, अब पेपर है, ऐसे तो अगर पेपर आप कह रहे हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो हमारी तो सारी बुक्स जो हैं वो जल जानी चाहिए, क्योंकि हमारी बुक्स तो बाहर रहती हैं ऑक्सीजन में। तो ऐसी और कौन सी चीज़ है जो असेंशियल है कंबशन के लिए, है ना, अदरवाइज तो सारी बुक्स जल जाएंगी हमारी। तो चलो इसको हम ढूंढते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर या फिर एडल्ट, किसी को पास में रख के तब करना। होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद अ पेयर ऑफ टोंग। एक पेपर ले लो एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक टू इट। It quickly catches fire. Do we say that we need a fire to start the burning process? तो अभी आपने एक पेपर लिया, उसके ऊपर माचिस से आग लगाई और वो पेपर जलने लग गया, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, फायर जो है वो ज़रूरी है कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अनदर पीस ऑफ पेपर यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, फोकस द सन रेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर as shown in the figure 5.7. Hold it there for some time. आपने बचपन में किया है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने किया है। आप पेपर लो और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लो
फिर आप सन में चले जाओ जब धूप तेज़ हो। फिर आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास से ना उस पेपर के ऊपर वो सन रेज एक पॉइंट पे इकट्ठा करने की कोशिश करो। जैसे उसको हिला हिला के आप देखोगे ना कहाँ पे एकदम से पॉइंटेड बन रही हैं, उसको वैसे ही थोड़े देर के लिए होल्ड करो। तो क्या होगा, थोड़ी देर में आपको दिखेगा आपका पेपर जलने लगा है। वी ऑब्जर्व डैट द पेपर स्टार्ट टू एमिट स्मोक। उस पेपर में से स्मोक निकलने लगेगी एंड देन कैचेस फायर, और उसके बाद वो आग लग जाएगी उसके अंदर। थस वी फाइंड डेट अ सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर। तो फायर यूज एसेंशियल तो है, लेकिन फायर के बिना भी, यहाँ पे कोई फायर नहीं थी ना, यहाँ पे सिर्फ सनरेज आई जिन्होंने जो एक पॉइंट पे इकट्ठा हुई और उस पेपर को उन्होंने जला दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, जब हमने फोकस किया सनरेज को पेपर पे तो पेपर हीट हो गया, गर्म हो गया, तो टेम्परेचर ऑफ द पेपर जो है वो राइज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और थोड़े टाइम के बाद पेपर इतना गर्म हो गया कि इट स्टार्ट्स बर्निंग, वो जलने लग गया। So this minimum temperature at which the substance catches fire is called its ignition temperature। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस में आग लग जाती है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ये इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन है, ज़रूर लर्न कर लेना। Since the temperature of the lighted matchstick was already higher than the ignition temperature of paper, it caught fire almost immediately। तो जब हमने मैचस्टिक्स लगाई, उसके अंदर फायर लगाई, तो तब पेपर ने एकदम कैच कर लिया। क्यों? क्योंकि मैचस्टिक का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी मैचस्टिक का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसलिए उसने तुरंत फायर पकड़ ली। सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर कंबशन प्रोसेस टू अकर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट। तो कंबशन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली क्या है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं, जो भी जल सकता हो उसे कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और तीसरा, हीट डेट अलाउज द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो तीसरा, हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत है जो कि उस मिनिमम टेम्परेचर पर उस चीज़ को ला सके, है ना, उस इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचा सके। तो जब हीट मिलेगी तभी ये तीनों चीज़ें जहाँ प्रेजेंट होंगी वहाँ पर कंबशन होगा। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है ना। ये देखो साइड में इन्होंने डायग्राम भी बनाया है। कोई भी फायर लगने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए, फ्यूल चाहिए, ये तीनों चीज़ें असेंशियल हैं। तो इसके साथ बच्चों मैं ये वाला पार्ट 1 फिनिश कर रही हूँ इसका। अभी चैप्टर आपका बाकी है, वो चैप्टर मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी, और पार्ट 3 बनाऊँगी जिसके अंदर मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगी। तो मैंने छोटे छोटे वीडियोस बेटा इसलिए बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक साथ बैठकर वीडियो पूरा लंबा तो कोई भी नहीं देख पाता है ना, इतनी देर कोई नहीं पढ़ पाता है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खुद भी खूब पढ़ो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मैम को थैंक यू बोलो। चलो बच्चों, इसी के साथ बाय बाय।